आपने कभी सोचा है कि पहला 1 करोड़ कमाना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? क्यों हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर या बिजनेस टाइकून यही कहता है कि द फर्स्ट करोड़ इज द हार्डेस्ट? चार्ली मंगर हों या भारत के दिग्गज निवेशक रामदेव अग्रवाल, दोनों ने एक ही बात कही है कि पहला 1 करोड़ आपकी सोच, आपकी डिसिप्लिन और आपकी पेशेंस की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। चार्ली मंगर ने तो साफ शब्दों में कहा था, द हार्ड पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर मोस्ट पीपल इज द फर्स्ट $100,000। और सच मानिए, जब आप शून्य से शुरू करते हैं, ना कोई बैकग्राउंड, ना कोई शॉर्टकट, तब 1 करोड़ या 10 करोड़ कमाना ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले का भी हाथ होना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग चार्ली मंगर को सिर्फ वॉरेन बफेट के पार्टनर के रूप में जानते हैं, बर्कशायर हैथवे के ब्रेन के रूप में। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि चार्ली मंगर किसी अमीर परिवार से नहीं आए थे। ना उनके पास कोई बड़ा इनहेरिटेंस था, ना कोई रेडीमेड एम्पायर। जब पहली बार वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर मिले थे, तो बफेट ने उन्हें देखकर सिर्फ एक शब्द कहा था, सो जेनरस। यानी ऐसा इंसान जो सोच में, विजन में और वैल्यूज में सबसे अलग हो। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे, बल्कि रियल जर्नी समझेंगे कि कैसे चार्ली मंगर ने खुद अपना पहला 1 करोड़, पहले $1 लाख कमाया। उन्होंने कौन सी गलतियां की, कौन सी हैबिट्स डेवलप की और कैसे उन्होंने लॉन्ग टर्म सोच रखी जब बाकी लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे थे। और आखिर में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना 1 करोड़ DDH कमा सकते हैं इंडिया में रहते हुए। अगर आप भी आज जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर चार्ली मंगर बिना किसी प्रिविलेज के ये कर सकते हैं, तो सही माइंडसेट और पेशेंस के साथ आप भी कर सकते हैं। जरा आंखें बंद करके एक सीन इमेजिन करो। अमेरिका का एक छोटा सा शहर ओमाहा। कोई चमक दमक नहीं, कोई लग्जरी नहीं, बस एक सादा सा माहौल जहां लोग एक ही बात पर भरोसा करते थे, अगर जिंदगी में जीतना है तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम खुद ठीक करनी होगी। यही वो जगह है जहां से चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट जैसे लोग निकले, और यही सोच आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े फॉर्च्यून्स की नींव बनी। चार्ली मंगर के दादा जज मंगर बेहद गरीब हालात में पैदा हुए थे। कहानियां बताती हैं कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि रोज ताजा और अच्छा खाना खरीद सकें। कई बार वो रात के समय मीट शॉप जाते थे और वहां जो छोटे छोटे बचे हुए टुकड़े होते थे, उन्हें सस्ते में खरीद लेते थे। मजबूरी थी, लेकिन इसी मजबूरी के बीच उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, मेहनत और आत्मसम्मान। वही इंसान आगे चलकर ओमाहा में जज बना। और दादा की यही कहानी, यही संघर्ष चार्ली मंगर के दिमाग में बचपन से छप गया। उन्हें समझ आ गया था कि हालात कैसे भी हों, सोच बड़ी होनी चाहिए। टीनेज में चार्ली मंगर ने वही किया जो आज ज्यादातर मिडिल क्लास बच्चे करते हैं, काम। उन्होंने वॉरेन बफेट के दादा की ग्रोसरी शॉप में काम किया, जिसका नाम था बफेट एंड सन। 40 सैटरडेज तक लगातार 12-12 घंटे काम, और बदले में मिलते थे सिर्फ $2। और मजे की बात यह है कि जब वॉरेन बफेट के दादा अर्नेस्ट बफेट टैक्स भरते थे, तो चार्ली से भी कहते थे, तुम्हें भी टोटल टैक्स में से 2 पेनीज देने होंगे। यहीं से चार्ली को जिंदगी का एक ब्रूटल लेसन मिला, टैक्स का भी और सिस्टम का भी। और इसी दौर में उन्होंने एक और बहुत कड़वी सच्चाई समझ ली, प्योर हार्ड वर्क को स्केल नहीं किया जा सकता। सिर्फ मेहनत करके बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनाया जा सकता। यही वजह थी कि चार्ली हमेशा ऐसे रास्ते खोजने लगे जहां मेहनत के साथ साथ दिमाग भी काम करे। पढ़ाई में चार्ली बेहद ब्रिलियंट थे। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से 1948 में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन की। उनके पास ऑप्शन था कि बॉस्टन में रहकर एक सेफ, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल लाइफ जी। लेकिन चार्ली को वो गेम पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि प्रोफेशनल दुनिया में ज्यादातर जीत मेरिट से नहीं होती, बल्कि पॉलिटिक्स और नेटवर्किंग से होती है। और चार्ली मंगर ऐसा खेल खेलना चाहते थे जहां जीत सिर्फ काबिलियत से मिले। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए। लेकिन असली जिंदगी का सबसे कठोर अध्याय अभी बाकी था। 1950 का दशक चार्ली मंगर की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर बना। 1953 में उनका अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स हो गया। वो इमोशनली टूट चुके थे। ठीक 1 साल बाद 1954 में उन्हें पता चला कि उनका 8 साल का बेटा टेडी ल्यूकीमिया से पीड़ित है। और फिर बिल्कुल 1 साल बाद, जब टेडी सिर्फ 9 साल का था, उसने दुनिया छोड़ दी।
इस दौरान चार्ली दिन रात काम कर रहे थे। उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं था। बेटे के इलाज और दवाइयों का सारा खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ा। वो फाइनेंशियली पूरी तरह टूट गए। उनका करीब 10 किलो वजन कम हो गया और इसी दर्द, इसी स्ट्रगल के बीच उन्हें एक ब्रूटल रियलाइजेशन हुआ। अगर आपकी जिंदगी में $1,00,000 भी नहीं है तो आप हमेशा फ्रेजाइल रहते हैं। $1,000 से पहले चाहे आप कितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लो, वो आपकी जिंदगी में कोई मीनिंगफुल इंपैक्ट नहीं लाता। असली खेल तब शुरू होता है जब आपके पास एक सॉलिड बेस होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो यही वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ चार्ली मंगर की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो शून्य से शुरू कर रहा है। जरा रुकिए और एक सिंपल सा सवाल अपने आप से पूछिए। 5,000 रुपए का 10% कितना होता है? 500 रुपए। सच बोलें तो 500 रुपए हमारी जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं करता। ना उससे स्ट्रेस कम होता है, ना डर खत्म होता है, ना फ्यूचर सिक्योर लगता है। अब इसी कैलकुलेशन को जरा आगे बढ़ाइए। 1 करोड़ रुपए का 10% कितना होता है? 1,00,000 रुपए। और यहीं से पूरी गेम बदल जाती है, क्योंकि 1,00,000 रुपए ऐसी रकम है जो सच में आपकी जिंदगी की नीडल मूव कर सकती है। यही रीजन है कि चार्ली मंगर बार बार कहते थे, नंबर्स छोटे हों तो कंपाउंडिंग थ्योरी किताबों में अच्छी लगती है, जिंदगी में नहीं। जिसके पास 50,000 रुपए हैं, अगर उसे पूरे साल में 20% रिटर्न भी मिल जाए तो भी सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ेंगे। अब सोचिए, एक छोटा सा कार एक्सीडेंट, घर में किसी की मेडिकल इमरजेंसी या अचानक कोई बड़ा खर्च, ये 10,000 रुपये एक झटके में खत्म हो सकते हैं और फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ वापस वहीं आ जाती है, जीरो लाइन पर। यही वो रियलिटी है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए चार्ली मंगर का एक बहुत क्लियर रूल था, जब भी इनकम आए लाइफस्टाइल नहीं, सेविंग बढ़ाओ। ये वो फेज है जहां दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास अभी मिनिमम बेस ही नहीं है तो फिर नेबर्स को इंप्रेस करने का खेल किस लिए? नई कार, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, ये सब बात की बातें हैं। अभी आपका सिर्फ एक काम है, छोटे नंबर्स को जमा करना, बार बार बिना रुके, क्योंकि यही छोटे नंबर्स एक दिन बड़े नंबर्स बनते हैं और वही बड़े नंबर्स आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं। सच्चाई ये है कि 1 करोड़ रुपए आपको सुपर रिच नहीं बना देता, आप ओवरनाइट बिलियनर नहीं बन जाते, लेकिन पहला 1 करोड़ आपको एक नई फाइनेंशियल गेम में ले जाता है। उस गेम में हर छोटी इमरजेंसी आपकी जिंदगी को डरेल नहीं करती। उस गेम में आपका दिमाग साफ रहता है, डिसीजंस डर से नहीं, क्लैरिटी से होते हैं। और उसी गेम में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, क्योंकि अब आप सरवाइव नहीं कर रहे, आप प्लान कर रहे होते हैं। जरा इस पल को इमेजिन करो, एक इंसान जो अभी अभी अपने 9 साल के बेटे को खो चुका है, अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ, इमोशनली एम्प्टी, और उसी वक्त जिंदगी उसे कहती है अब सरवाइव भी करना है और आगे भी बढ़ना है। यही वो मोड था जहां ज्यादातर लोग सेफ प्ले करते हैं, लेकिन चार्ली मंगर ने उल्टा किया। अपने बेटे की डेथ के बाद उन्होंने डर के साथ नहीं, डिसीजन के साथ कदम उठाया। चार्ली मंगर ने एक बहुत बड़ा लोन लिया और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी खरीद ली, ट्रांसफॉर्मर इंजीनियर्स। उस वक्त दुनिया में कोरियन वॉर चल रही थी, हर तरफ फैक्ट्रीज लग रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था और हर फैक्ट्री को ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए थे। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लगता था पैसा लिटरली जमीन से उठाया जा सकता है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, ऑर्डर्स आ रहे थे, रेवेन्यू बढ़ रहा था और चार्ली को लगने लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिससे वो फाइनेंशियल बेस बना पाएंगे। लेकिन असली जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलती। वॉर खत्म हुई, फैक्ट्रीज की ग्रोथ धीमी हो गई, अचानक हर कोई ट्रांसफॉर्मर बिजनेस में कूद पड़ा, कंपटीशन बढ़ा, कंपनीज एक दूसरे से प्राइस कट करने लगी, जो कल तक प्रॉफिट था आज लॉस बन गया। और कुछ ही समय में सिचुएशन यहां तक आ गई कि इस पूरे इंडस्ट्री में कोई भी पैसे नहीं कमा रहा था। चार्ली ने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई किया, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस काट दिए, ऑलमोस्ट मिनिमल लाइफ जीने लगे, लेकिन फिर भी कंपनी डूब गई। ये फेलियर सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उस इंसान के लिए और भी भारी था जो पहले ही इमोशनल पेन से गुजर चुका था। लेकिन यहीं चार्ली मंगर बाकी लोगों से अलग निकले। उन्होंने इस फेलियर को कर्स नहीं बनाया, लेसन बनाया, और यही लेसन आगे चलकर उन्हें वॉरेन बफेट का पार्टनर और दुनिया का सबसे क्लियर थिंकर बना देते हैं। पहला लेसन उन्होंने ये सीखा कि
लेवरेज लेना गलत नहीं है। जीरो से स्टार्ट करने वाला इंसान अगर लेवरेज नहीं लेगा तो बहुत धीरे बढ़ेगा। लेकिन दूसरा लेसन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हर लेवरेज अच्छा नहीं होता। लेवरेज ऐसा होना चाहिए जहां अपसाइड बहुत बड़ा हो और डाउनसाइड लिमिटेड हो। ऐसा लेवरेज जहां अगर आप सही निकले तो जिंदगी बदल जाए, लेकिन अगर गलत निकले तो जिंदगी खत्म ना हो। यही सोच बाद में चार्ली मंगर की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी की बैकबोन बनी। वो समझ गए कि असली खेल जल्दी अमीर बनने का नहीं है, गलत फैसलों से बचते हुए लंबे समय तक गेम में बने रहने का है। और यही माइंडसेट पहला 1 करोड़ बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। यहीं से कहानी एक और लेवल पर जाती है। पहला बिजनेस फेल होने के बाद ज्यादातर लोग लेवरेज शब्द से ही डर जाते हैं, लेकिन चार्ली मंगर ऐसे इंसान नहीं थे। उन्होंने फेलियर से यह नहीं सीखा कि लेवरेज गलत है, उन्होंने ये सीखा कि गलत लेवरेज जानलेवा होता है। इसी सीख के साथ 1960 में उन्होंने दोबारा लेवरेज का इस्तेमाल किया, इस बार रियल एस्टेट में। दिलचस्प बात यह है कि चार्ली को प्रॉपर्टी बिजनेस के बारे में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं पता था। वो न तो कोई बिल्डर थे न ब्रोकर, वो एक लॉयर थे। लेकिन अब एक बदले हुए माइंडसेट के साथ, इस बार वो ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म से नहीं बल्कि अपसाइड डाउनसाइड एनालिसिस से चल रहे थे। उन्होंने नंबर्स देखे, रिस्क समझा और तभी कदम रखा। पहला प्रोजेक्ट ठीक रहा। उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसे अच्छे प्राइस पर बेच दिया। कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी भी लोन के साथ मिली और उसमें भी प्रॉफिट हुआ। चीजें धीरे धीरे उनके फेवर में जाने लगी। लेकिन असली टेस्ट तीसरी डील पर आया, एक ड्यूप्लेक्स प्रॉपर्टी। चार्ली को साफ दिख रहा था कि ये एक प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है। अगर उन्हें इस पर लोन मिल जाए तो वो इसे अच्छे दाम पर बेच सकते हैं और बीच में डिसेंट पैसा कमा सकते हैं। प्रॉब्लम यह थी कि यह जमीन गवर्नमेंट ओन्ड थी और सरकार इसे सिर्फ 49 ईयर्स की लीज पर देने को तैयार थी। उस समय का रूल बहुत क्लियर था, कोई भी बैंक ऐसी प्रॉपर्टी पर लोन तभी देता था जब लीज कम से कम 50 ईयर्स की हो। यहां सिर्फ 49 ईयर्स थे, सिर्फ 1 साल की कमी। लेकिन उसी 1 साल की वजह से हर बैंक ने चार्ली को मना कर दिया। डील परफेक्ट थी, लोकेशन परफेक्ट थी, बायर रेडी था, लेकिन फाइनेंसिंग नहीं मिल रही थी और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते। लेकिन चार्ली मंगर ने एक अलग एंगल से सोचा। उन्हें समझ आ गया था कि अपॉर्चुनिटी अक्सर वहीं छुपी होती है जहां सिस्टम रिजिड होता है। उन्होंने बड़े बैंक्स के पीछे भागना छोड़ दिया और लोकल लेवल पर देखने लगे। कई दरवाजे खटखटाने के बाद उन्हें एक छोटा सा लोकल सेविंग एंड लोन बैंक मिला, स्टेट म्यूचुअल। इस बैंक की अपनी प्रॉब्लम थी। हाल ही में उन्होंने बहुत से लोगों से डिपॉजिट्स लिए थे और कुछ ही समय बाद उन डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देना था। बैंक को अर्जेंटली ऐसे बोरोवर्स चाहिए थे जो लोन लें और बैंक का पैसा काम में आए। चार्ली ने इस बैंक के सामने प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे, रिस्क एक्सप्लेन किया, अपसाइड समझाया और बैंक ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो बाकी बैंक्स नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने 49 ईयर लीज को इग्नोर कर दिया। लोन मिल गया और जैसा चार्ली ने पहले से कैलकुलेट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्रॉपर्टी खरीदी गई, डील क्लोज हुई और थोड़े ही समय में चार्ली ने इस प्रॉपर्टी को फ्लिप कर दिया। बीच में उन्होंने अच्छा खासा कमीशन और प्रॉफिट कमाया। यह कोई ओवरनाइट जैकपॉट नहीं था, यह एक सोचा समझा लेवरेज मूव था। यहीं से चार्ली मंगर ने एक और पावरफुल लेसन सीखा। पहला 1 करोड़ सीधे मेहनत से नहीं, सही स्ट्रक्चर से बनता है। कभी कैपिटल कम होता है, कभी रूल्स रिजिड होते हैं, कभी बैंक्स ना कहते हैं। लेकिन जो इंसान नंबर समझता है, रिस्क को लिमिट करता है और अपॉर्चुनिटी को पहचानता है, वही गेम में आगे बढ़ता है। यहीं पर कहानी का वो मोड़ आता है जहां पैसा नंबर नहीं रहता, आजादी बन जाता है। 2-3 सफल डील्स के बाद ज्यादातर लोग लालच में और गहराई तक कूद जाते हैं, लेकिन चार्ली मंगर ने उल्टा किया। उन्होंने 2 और डील्स की और उसके बाद रियल एस्टेट बिजनेस वहीं बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका गोल बिजनेस एम्पायर बनाना नहीं था, उनका गोल था फाइनेंशियल फ्रीडम। इन कुल 5 प्रोजेक्ट्स में चार्ली ने लगभग $1.4 मिलियन कमाए। आज के पैसों में देखें तो यह रकम करीब 12 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। और जिस पल यह पैसा उनके हाथ में आया, चार्ली को एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई, अब मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। अब जिंदगी सर्वाइवल मोड में नहीं थी, अब डिसीजंस डर से नहीं लिए जाने थे, अब वो अपनी शर्तों पर जी सकते थे। चार्ली मंगर का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट था। वो कहते थे, अब मेरा हर $1 मेरा एम्प्लॉई है।
ऐसा एम्प्लॉय जो कभी छुट्टी नहीं मांगता, कभी सिक लीव नहीं लेता और हर दिन मेरे लिए काम करता है। यही वो शिफ्ट है जो पहला 1 करोड़ आपको देता है। आप मेहनत करना बंद नहीं करते, लेकिन अब आपकी मेहनत अकेली नहीं होती, आपका पैसा भी आपके साथ काम करता है। चार्ली ने अपनी डेथ से पहले एक बात कही थी जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, आई डिड बिकम अ बिलियनियर, बट आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ बिलियनियर, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट। उनका सपना प्राइवेट जेट या लग्जरी लाइफ नहीं था। उनका सपना बस इतना था कि कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉस, कोई भी हालात उन्हें यह ना कह सकें कि लॉरेन आज तुम छुट्टी नहीं ले सकते। और यही लेसन इस पूरे वीडियो का हार्ट है। पहला 1 करोड़ आपको अमीर नहीं बनाता, वो आपको आजाद बनाता है। वो आपको एक ऐसी लाइफ देता है जहां आप मजबूरी से नहीं, चॉइस से काम करते हैं, जहां आप अपॉर्चुनिटीज चुनते हैं, ना कि उनके पीछे भागते हैं। अगर आप आज जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका गोल फेरारी या मैंशन नहीं होना चाहिए। आपका पहला गोल होना चाहिए फ्रीडम फंड, एक ऐसा बेस जिसके बाद आपका हर डिसीजन डर से नहीं, क्लैरिटी से लिया जाए। आज के इस वीडियो में हम इसी माइंडसेट को वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की सोच से समझेंगे कि कैसे शून्य से शुरू करके सही लेवरेज, सही पेशेंस और सही डिसिप्लिन के साथ पहला 1 करोड़ बनाया जाता है। क्योंकि पैसा मंजिल नहीं है, पैसा रास्ता है आजादी का। तो अब सबसे बड़ा और सबसे ईमानदार सवाल सामने आता है, हम अपना पहला 1 करोड़ आखिर कमाएं कैसे? हर कोई करोड़ों की बातें करता है, लेकिन पहला करोड़, उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत कम लोग साफ साफ बताते हैं। और यही जगह है जहां चार्ली मंगर बिल्कुल बिना घुमाए सीधी बात कहते हैं। वो कहते हैं, पहला 1 करोड़ रुपए कमाना आसान नहीं होता। इसमें कोई मैजिक नहीं है, कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं है। ये वही बोरिंग सा पुराना प्रोसेस है, ज्यादा कमाओ, कम खर्च करो और जो बचता है उसे लगातार इन्वेस्ट करते रहो। पहला करोड़ ग्लैमर से नहीं बनता, वो प्योर मेहनत से बनता है। ये आपकी स्वेट इक्विटी है, आपके पसीने, आपके लंबे घंटे, आपकी डिसिप्लिन का पैसा। इस फेज में रिटर्न्स छोटे लगेंगे, ग्रोथ स्लो लगेगी और कई बार लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ खास नहीं बदल रहा। यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। इस जर्नी में आपको हर तरफ टेम्पटेशन दिखेगा। कोई बोलेगा क्रिप्टो से जल्दी पैसा बन जाएगा, कोई बोलेगा ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, ऑप्शंस खेलो, कोई नई नई गोल्डन स्कीम्स लेकर आएगा, बस ये कर लो, साल भर में करोड़पति। लेकिन चार्ली मंगर का रूल बहुत क्लियर था, जो चीज काम कर रही है उसी में टिके रहो। बार बार एक रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाओगे तो मंजिल और दूर होती चली जाएगी। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन वही काम करती है। अब असली गेम चेंजर पॉइंट समझो। मान लो पहला करोड़ कमाने में आपको 10 साल लग जाते हैं। यही जगह है जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इतना टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन चार्ली मंगर कहते हैं यहीं से कॉम्पाउंडिंग की असली रेस शुरू होती है। पहला करोड़ बनने के बाद दूसरा करोड़ शायद 6 साल में आएगा, तीसरा 3.5 साल में, फिर 2.5 साल, फिर 2 साल, फिर 1.5 साल, फिर 1.3 साल और फिर 1 साल। और जैसे जैसे आप 20 करोड़ के आसपास पहुंचते हैं, हर 4 महीने में 1 करोड़ जुड़ने लगता है और आगे ये स्पीड और भी बढ़ती जाती है। फिर एक ऐसा स्टेज आता है जहां जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब आप सिर्फ काम करके नहीं कमा रहे होते, आपके एसेट्स काम कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, एप्रिसिएशन सब मिलकर इतना पैसा बनाने लगते हैं कि जितना आप खर्च भी नहीं कर पाते। लेकिन ये स्टेज सीधे नहीं आता, ये वहीं से शुरू होता है, पहले 1 करोड़ रुपए से। और यही सच्चाई है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। पहला करोड़ जेन्युइनली बहुत मुश्किल होता है। इसमें ईगो क्रश होती है, पैटियंस टेस्ट होती है, डिसिप्लिन टूटने को आता है। लेकिन अगर आप इस फेज को पार कर गए तो जिंदगी का पूरा गेम बदल जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बोरिंग से दिखने वाले लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे, वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर की सोच के साथ। जीरो से स्टार्ट करके, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके और सही माइंडसेट के साथ पहला 1 करोड़ कैसे बनाया जाता है। क्योंकि पहला करोड़ पैसा नहीं सिखाता, पहला करोड़ सब्र सिखाता है और वही सब्र आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। अब यहां से वीडियो प्रैक्टिकल मोड में जाता है, लेकिन पहला 1 करोड़ बनाने के लिए आपको एक्शन लेने ही पड़ेंगे। और यही वजह है कि विजय की जर्नी स्टेप 1 से शुरू होती है, राइटिंग डाउन गोल्स। विजय ने सबसे पहले यह समझा
कि जिंदगी में कुछ भी शुरू करने से पहले गोल्स का क्लियर होना बेहद जरूरी है। मैं ये क्यों कर रहा हूं? मेरा एंड पॉइंट क्या है? मैं पहुंचना कहां चाहता हूं? जब तक ये सवाल क्लियर नहीं होते तब तक मेहनत बिखरी हुई रहती है। गोल्स को लिखकर रखने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वो आपको रोज रिमाइंड करते हैं तुम टाइम पास करने नहीं आए हो। जब गोल्स सामने लिखे होते हैं तो मोबाइल पर बेवजह स्क्रॉल करना, दिन यूं ही निकाल देना मुश्किल हो जाता है। गोल्स खुद ब खुद मोटिवेशन बन जाते हैं। विजय ने रैंडम गोल्स नहीं बनाए। उसे यह बिल्कुल क्लियर था कि उसका गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। अगर किसी गोल में ये पांचों क्वालिटीज नहीं हैं तो वो सिर्फ एक विश है, प्लान नहीं। विजय ने नोटिस किया कि जो लोग लगातार सक्सेसफुल होते हैं उनकी एक कॉमन हैबिट होती है, वो साल की शुरुआत अपने गोल्स से करते हैं और पूरा साल उन्हीं गोल्स के अराउंड डिजाइन करते हैं। विजय ने भी यही किया। उसने अपना मेन गोल लिखा, 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना। फिर उसने उस गोल को मंथली, वीकली और डेली टारगेट्स में ब्रेक कर दिया। उसे समझ आ गया था कि बड़े रिजल्ट्स छोटे डेली एक्शन से ही आते हैं। विजय का मानना था कि अगर आप अपने डेली स्केड्यूल में सिर्फ छोटे छोटे बदलाव कर दो तो लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स निकल सकते हैं। देर से उठने की जगह जल्दी उठना, टाइम वेस्ट करने की जगह स्किल पर काम करना, ये छोटे डिसीजंस आगे चलकर बड़ा फर्क क्रिएट करते हैं। अब आता है स्टेप 2, मनी इज अ नंबर्स गेम। गोल लिखने के बाद अगला सवाल था, इतना पैसा आएगा कहां से? यहां विजय ने इमोशंस नहीं, नंबर्स से काम लेना शुरू किया। उसने सिंपल कैलकुलेशन की। अगर उसे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो या तो उसे 500 रुपए की चीज 20,000 कस्टमर्स को बेचनी होगी, या 1,000 रुपए की चीज 10,000 कस्टमर्स को, या 5,000 रुपए की चीज 2,000 कस्टमर्स को, या 10,000 रुपए की चीज 1,000 कस्टमर्स को, या 1 लाख रुपए की चीज 100 कस्टमर्स को, या 10 लाख रुपए की चीज सिर्फ 10 कस्टमर्स को। इनमें से कोई एक टारगेट भी पूरा हो जाए तो गोल अचीव हो सकता है। लेकिन विजय ग्राउंड रियलिटी समझता था। वो बिगिनर था। कोई उससे 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट तुरंत नहीं खरीदेगा। 10,000 रुपए का टिकट साइज भी उसके लिए रिस्की था। इसलिए उसने सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शंस चुने, या तो 500 रुपए का प्रोडक्ट 20,000 लोगों तक, या 1,000 रुपए का प्रोडक्ट 10,000 लोगों तक पहुंचाना। अब असली सवाल सामने आया, मैं ऐसा क्या बेच सकता हूं जिसे लोग सच में खरीदना चाहें? विजय ने ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने शुरू किए जिनकी डिमांड हो, जो सस्ते में बन जाएं, जिनसे लोगों की रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो और जिनके लिए लोग पैसे देने को रेडी हों। यहीं से एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग शुरू होती है। पहला 1 करोड़ लक्ष्य से नहीं बनता, वो सही सवाल पूछने से बनता है। आज के इस वीडियो में हम यही आगे समझेंगे, कैसे सही प्रोडक्ट चुना जाता है, कैसे नंबर्स आपके फेवर में काम करते हैं, और कैसे जीरो से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप पहला 1 करोड़ बिल्ड किया जा सकता है। क्योंकि पैसा इमोशन से नहीं, क्लैरिटी और कैलकुलेशन से बनता है। अब यहां पर हम उस जगह पहुंचते हैं जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, प्रोडक्ट के पीछे भागना लेकिन प्रॉब्लम को इग्नोर करना। स्टेप 3, फोकस ऑन द प्रॉब्लम, इसी सच्चाई से शुरू होता है। अगर इस पूरे सवाल का सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल जवाब हो सकता है तो वो यही है, अपने एंड कस्टमर की प्रॉब्लम पर फोकस करो, उस एक चीज पर जो उसकी जिंदगी को मुश्किल बना रही है। क्योंकि अगर एक इंसान को वो प्रॉब्लम है तो यकीन मानिए उसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हजारों लाखों लोग और भी होंगे। पैसा प्रोडक्ट में नहीं होता, पैसा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में होता है। विजय ने खुद से एक बहुत ईमानदार सवाल पूछा, मेरी अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? और जवाब बहुत क्लियर था, मनी मेकिंग और अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम। विजय चाहता था कि कोई उसे सही रास्ता दिखाए, कोई उसे बताए कि कम उम्र में पैसे को कैसे समझा जाए, कैसे एसेट्स बनाए जाएं, कैसे जिंदगी को मजबूरी से बाहर निकाला जाए। और वो ये भी जानता था कि अगर कोई उसे ये सिखा दे तो वो खुशी खुशी उसके पैसे भी देगा। बस यहीं उसके दिमाग की बत्ती जल गई। विजय समझ गया कि उसे बाहर कहीं आइडिया ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका आइडिया उसकी खुद की प्रॉब्लम में ही छुपा था। वो तुरंत काम पर लग गया। उसने अपनी लर्निंग को सीरियसली लेना शुरू किया, बुक्स पढ़ी, पॉडकास्ट सुने, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाली, मेंटर्स को ऑब्जर्व किया। फिर उसने इस सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया, सिंप्लीफाई किया, ताकि कोई भी आम इंसान उसे समझ सके। और इसी प्रोसेस से उसने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया,
हाउ टू अचीव अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम। अब उसने प्राइसिंग सोची। मान लो उसने कोर्स का प्राइस रखा 1000 रुपये। सिंपल मैथ थी, 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए उसे 10,000 कस्टमर्स चाहिए थे। लेकिन यहां एक ब्रूटल रियलिटी सामने आई। विजय बिगिनर था, ना कोई ब्रांड था, ना अथॉरिटी, ना ट्रस्ट। कोई भी यूं ही 1000 रुपये उसे देने वाला नहीं था। यहीं से आया असली खेल, ट्रस्ट बिल्डिंग। विजय ने शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे, उसने पहले वैल्यू देना शुरू किया। फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की, सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बनाई, लगातार कंटेंट दिया, बिना पैसे मांगे लोगों की हेल्प की। स्लोली लोग उसे जानने लगे, समझने लगे और उस पर भरोसा करने लगे। यही ट्रस्ट आगे चलकर सेल्स में कन्वर्ट हुआ। विजय ने एक और स्मार्ट काम किया। उसने अपने कस्टमर्स से लगातार फीडबैक लिया। जो भी कोर्स में कमी थी उसे इंप्रूव किया। कंटेंट बेहतर हुआ, क्लैरिटी बढ़ी, रिजल्ट्स आने लगे। और जब लोगों को वैल्यू मिली तो उन्होंने खुद ही दूसरों को रेकमेंड करना शुरू कर दिया। वर्ड ऑफ माउथ चालू हो गया और यही सबसे पावरफुल मार्केटिंग होती है। धीरे धीरे उसका कोर्स फैलने लगा, ऑडियंस बढ़ती गई, ट्रस्ट कंपाउंड होता गया और आखिरकार विजय ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, 10,000 कस्टमर्स। और इस तरह उसने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। विजय का केस एग्जाम्पल है, गारंटी नहीं। बहुत रेयर होता है कि कोई इंसान अपने पहले ही साल में इतनी बड़ी सक्सेस अचीव कर ले। स्किल्स बिल्ड करने में, डिसीजन मेकिंग शार्प करने में, खुद को कैपेबल बनाने में टाइम लगता है। कोई भी अभिमन्यु की तरह मां के पेट से सब सीख कर नहीं आता। ओवरनाइट सक्सेस के पीछे अक्सर कई सालों की स्लीपलेस नाइट्स छुपी होती हैं। इसलिए मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता। हाँ, 1 साल में 1 करोड़ पॉसिबल है, लेकिन उसके लायक बनने में 1 साल काफी नहीं होता। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। विजय की जर्नी से हमें तरीका समझ में आता है, टेम्पलेट नहीं। जरूरी नहीं कि विजय ने कोर्स बेचकर पैसे कमाए तो आप भी वही करें। अमीर बनने के रास्ते बहुत हैं और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 12 अलग अलग रास्ते बता रहा हूं, जिनमें से आप अपनी कन्वीनियंस और स्किल के हिसाब से किसी एक पर काम शुरू कर सकते हो।